74th इंडिपेंडेंस डे में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ मैं आप सबको इस ऑस्पिशियस ओकेज़न पे ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ साथ बधाई भी पेश करता हूं। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा कि उनको ये खबर ये याद न रह पाई होगी कि आज शायद इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि मैंने भी ऐसा फील किया है कि जब मैं अपने घरों पे रहता हूँ तो कुछ डेट और दिन भी हम लोगों को याद नहीं रहती है। हम एक सामान्य सा जीवन जीते रहते हैं जिसमें टाइम गुजरता रहता है। तो हो सकता है कि आप लोग इस मैसेज को जब सुनेंगे, देखेंगे, तो आपके मन में ये ख्याल, ये जज्बा आएगी और उसके बाद जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, महान सपूत जो भारत की आज़ादी दिलाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिलाए, उनके लिए कुछ याद करेंगे, उनके लिए अपने मन में कुछ सम्मान लाएंगे। साथियों, जो हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता है क्या? जब इसके बारे में हम लोग जानते हैं तो हम देखते हैं कि 1947 के पहले हमारे यहाँ एक रूल करने वाला जो सरकार था, जो एक रूलिंग गवर्नमेंट थी, वो किसी फॉरेन कंट्री का था, किसी फॉरेन का था जिसका नाम ब्रिटिश था, ब्रिटेन कह सकते हैं, इंग्लैंड जिसको आज हम लोग कहते हैं। हमारे देश पे 1947 के पहले उन्हीं लोगों की सरकार चलती थी, वही लोग गवर्न किया करते थे। जब बात हम लोग इनकी करते हैं तो इससे जब और पीछे थोड़ा चलेंगे तो हम देखते हैं कि इसके पहले मुग़ल एम्पायर रहे भारत में। उसके पहले अगर और चलें तो फिर तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, या सल्तनत काल वगैरह की बात कर सकते हैं। हम जब ये बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की, तो सिर्फ हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि हम लोगों ने अपने देश से ब्रिटेन वासियों को, या ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ चलती थी, उसको हम लोगों ने यहाँ से बिल्कुल से हटा दिया और हम इस खुशी में इंडिपेंडेंस मनाते हैं। हम लोग उन लोगों के लिए कोई बात नहीं करते। उसका कारण ये है कि वो लोग पूरी तौर से यहीं पे निवास करते थे, रहते थे, और ब्रिटेन वासियों का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि वो हमारे यहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे, सिर्फ हमारे यहाँ रूलिंग करते थे। ठीक है, तो जब हम लोग ये देखते हैं तो हम लोगों को मिलता है कि कब से रूल कर रहे हैं ब्रिटेन के लोग, जो ब्रिटिश थे वो हमारे यहाँ कब से रूल कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जहांगीर का एक ज़माना था और उसी समय एक कैप्टन विलियम हॉकिंस उनके दरबार में आता है इस परमिशन के लिए कि हमको भारत में ट्रेड करने, व्यापार करने की अनुमति दी जाए। कौन सी व्यापार? तो जो भारत था वो एक ऐसा प्लेस था, या आप कह सकते हैं पूरा ईस्ट ही ऐसा प्लेस था जहाँ पर मसाले की खेती, स्पाइसेस की फार्मिंग बहुत अच्छे से करी जा सकती थी, और यह स्पाइसेस जो था वो कोल्ड कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मानी जाती थी, क्योंकि स्पाइसेस जो होते हैं वो गर्म चीज़ें होती हैं, उनको खाने से बॉडी में गर्माहट महसूस होती है, बॉडी के अंदर एनर्जी मिलता है और बॉडी में एक वार्म फील होता है। तो ठंडे कंट्री के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट मानी जाने लगी। तो लोगों को ये लगा कि भारत बहुत अच्छा प्लेस है और यहाँ स्पाइसेस की खेती बहुत अच्छे से करी जा सकती है। यहाँ से हम लोग स्पाइसेस को ले जा करके और उस मार्केट में बेचेंगे, हम लोगों को बहुत मुनाफे भी होगी। यहाँ पे इसका कोई कीमत नहीं है, बहुत सस्ते दामों पे हम लोग इसको खरीद सकते हैं और वहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उसने परमिशन मांगा, ठीक है, मुग़ल एम्पायर से, और उसको परमिशन मिल जाती है ट्रेड के लिए। जब वह ट्रेड करने लगते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फिर मशहूर हो जाता है, और जब ट्रेड करते हैं तो उन लोग को ऐसा फीलिंग होती है, जो हमारे सोसाइटी में
घूमते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ के लोग बहुत कम समझदार हैं और इनको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाई जा सकती है। कुछ ऐसा ही उन लोगों ने किया और फिर धीरे धीरे भारत की बहुत सारी चीज़ों को अपने चंगुल में, अपने बस में लिया। जैसे रेवेन्यू सिस्टम, सबसे पहले बंगाल को लोगों ने कैप्चर किया और वहाँ पे जस्टिस के लिए कोर्ट वगैरह का इंतज़ाम किए। तो इस तरह से धीरे धीरे उन लोगों ने भारत पे कुछ अधिकार भी जमाना शुरू कर दिया और जब लास्ट में उन लोगों को लगा कि अब बहुत सारी अधिकार को इनसे ऐसे नहीं लिया जा सकता है, बल्कि इनके लिए हम लोगों को फाइट करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने सुना होगा 4th या 5th के SST में आप लोगों को ये बातें मिलती होगी कि प्लासी का एक युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और ब्रिटेन वासियों के जो कैप्टन्स थे उनके बीच 1757 में, ठीक है। और उसके बाद फिर एक युद्ध और हो जाती है, बक्सर का युद्ध 1764 में। ये दोनों युद्ध से ब्रिटेन को पूरी तौर से भारत पे गवर्न करने का एक अधिकार, वो लोग को लगा कि अब हम लोग इनको हर तरीके से हरा सकते हैं, इनको अपने नीचे रख सकते हैं। और ये माना जाता है कि 1757 से उन लोगों को अधिकार मिल गया और वहीं से वो लोग गवर्न करना शुरू कर दिए। इसीलिए कहा जाता है कि लगभग भारत में जो ब्रिटेन है वो 190 सालों तक राज किया है। लेकिन स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो 1857 में जो भारत में एक बहुत बड़ी कैंपेन कह सकते हैं, एक अभियान था कि हम लोग बहुत बड़ी फाइट करेंगे ब्रिटेन से और इनको एक ही झटके में भगा डालेंगे, जिसकी शुरुआत एक आकस्मिक शुरुआत होती है। एक हमारे यहाँ का जो मिलिट्री पर्सन रहते हैं जिनका नाम है मंगल पांडे, उन्होंने इसकी शुरुआत करती है उनके कुछ जो आर्मीज़ के हेड होते हैं उनके ऊपर गोली चला करके। उसका भी आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। तो वो था कि जो कारतूस थी उसमें जो फैट लगाए जाते थे वो या तो पिग के फैट लगाए जाते थे या फिर काऊ के फैट लगाए जाते थे, और उस फैट को जब कारतूस चलानी होती थी तो उसमें से उसको निकालने के लिए उसको माउथ से खींचना पड़ता था। और ये जो पिग की फैट या काऊ की फैट जो है, भारत में जो मैक्सिमम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, दो कम्युनिटी की थी, एक हिंदू कम्युनिटी और एक मुस्लिम कम्युनिटी। ये दोनों पिग की फैट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और काऊ फैट हिंदी कम्युनिटी के लिए, उनके धर्म के लिए सीधे सीधे चुनौती था। इसलिए मंगल पांडे ने इसके कैजुअल स्टार्टिंग फाइटिंग का कर देते हैं। और वो जो 1857 में जो युद्ध होती है उसमें युद्ध की प्लानिंग तो पहले से ही था, उसकी कोई एक डेट फिक्स थी, बट मंगल पांडे उसकी पहले ही शुरुआत कर देते हैं और भारत में पूरे स्तर पर एक साथ नहीं हो पाता, जिसके वजह से ये माना जाता है कि वो हमारी एक नाकामी रही कि उस दिन हम लोगों ने ब्रिटेन वासियों को नहीं भगा पाए। और तब 1857 में महारानी एलिजाबेथ ये घोषणा कर देती है कि अब भारत का सीधे सीधे जो महारानी है वो मैं हूँ। इसलिए यह भी माना जाता है कि डायरेक्ट जो गवर्निंग करी जाती है वो 1857 से ब्रिटेन का गवर्न भारत में हुआ। वैसे 1757 से भी हम देख सकते हैं, लेकिन फिर महारानी जब हुआ वो बोल देती है कि मैं इंडिया का भी अब महारानी हूँ, तो 1857 से इसकी एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, बात ये आती है कि जब हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, जब उनके बहुत सारे रूल्स पॉलिसीज़ भारत के लिए बिल्कुल अशोभनीय कह सकते हैं या फिर उनके लिए प्रताड़ना भरा रहता था, तो लोगों को लगा कि ये बहुत क्रूर गवर्नमेंट्स है, इनको हमको हटाना चाहिए। और उसके लिए तमाम तरह के पॉलिसीज़ लाए गए। बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे अलग अलग तरीके से इस पॉलिसी में शामिल हुए। कुछ लोग इसके लिए ये समझे कि हमको बलिदानी दे देनी है, बल्कि उनके जो गुलामी है उसको नहीं झेलना है। बहुत सारे ने बलिदानी दे दिया और फिर अंततः जो डिफरेंट पॉलिसीज़ लाई गई उसके तहत भारत को 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट में ये अलाउ मिल गया कि अब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, भारत पूरी तौर से स्वराज हो गया, यह अपना राज खुद से चला सकता है। ठीक है, हमारे साथ वहाँ एक बुराई थी कि हम लोग गुलामी झेल रहे थे किसी दूसरी कंट्री को की। और ये कहा जाता है कि सबसे बुरा अगर किसी ज़िंदगी में
है कोई चीज़ अगर मनुष्य को, तो वो गुलामी झेलना, दास्ता की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। कहीं से वो कमा के खा सकता है, मजदूरी करके खाना चाहिए खाए, लेकिन दास्ता की ज़िंदगी जीना सबसे बड़ी कमी है। और इसमें ये माना जाता है कि पर्सन की खुद ये गलती होती है कि वो किसी फियर, किसी डर के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता है। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि अगर मुझे दो चीज़ें चुननी पड़ी, एक तो हिंसा का रास्ता और एक डरा हुआ आदमी हो, वो ये कहे कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं अहिंसात्मक आदमी हूँ, लेकिन वो बहुत डरा हुआ आदमी हो और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ न उठा पाता हो, ठीक है, तो उनका कहना था कि तब ऐसे स्थिति में दो पर्सन मेरे पास है, एक कायर पर्सन और एक हिंसात्मक आदमी हो, तो उन दोनों में से मैं हिंसात्मक आदमी को चुनूंगा, जो हिंसा को करता होगा उसको चुनूंगा, बल्कि कायर को नहीं चुनूंगा। तो मेरा कहना यह है कि कायर होना अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरी बात है, कायर नहीं होना चाहिए। सच्चाइयों के खिलाफ, सॉरी, जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उसमें सच्चाई जो दिख रही है, उस सच्चाई के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। बुराइयों के खिलाफ हमेशा बोलना चाहिए, चाहे आपकी आवाज़ बहुत आगे पहुंच रही हो या ना पहुंच रही हो, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हमको सत्य का साथ देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अभी के एतराफ़ में अगर देखा जाए, अभी हम अपने सोसाइटी में देखें तो हमको ये दिखेगा कि बहुत सारी अभी हमारे पास स्वतंत्रता बाकी है, बहुत सारी स्वतंत्रता हम लोगों को नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या है, तो जैसे हम लोग बहुत करप्शन को देखते हैं कि अपने सोसाइटी में हर जगह पे करप्शन है, ये भी एक प्रकार का हमारे लिए क्या है, गुलामी है कि हम करप्शन को झेल रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाते हैं। ये चीज़ें हम लोगों को करना चाहिए, इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप सब लोग पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि इन सारी बुराइयों और अच्छाइयों को आप ऑब्जर्व कर सकें, कौन सी चीज़ें अच्छी है, किसका गुणगान इस राष्ट्र में होता है लोग, तो आप सीख सकते हैं कि देखेंगे जो भी पर्सन इस दुनिया में अच्छा काम किया है उसकी वो अमर हो जाता है, और बुरे लोग बल्कि वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि हमेशा सत्य का साथ दीजिए, और जो भी आपको लगे कि मेरे ऊपर इस चीज़ को थोपा जा रहा है उसके खिलाफ आप खड़ा होइए और उससे लड़िए जहाँ तक संभव हो सके। आप अगर देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट इंडिया में और फॉरेन में, तो आप देख पाएंगे कि भारत में अब तक टोटल नोबल प्राइज़ विनर पर्सन अगर है तो वो 9 हैं। इस 9 में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोला जाता है कि इंडियन ओरिजिन के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके मम्मी पापा पहले किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगे थे और उनका कोई पुत्र वहाँ जन्म लिया और वो नोबल प्राइज़ किसी काम को करके पा लिया, तो हम लोग बोलते हैं ये भारतीय मूल का है। ऐसे जोड़ करके टोटल हमारे पास 9 लोग हैं। किसी अदर कंट्री जैसे अमेरिका की, जापान की, ब्रिटेन की, जर्मनी, इन सब कंट्री का आप स्टोरी देखेंगे, इतिहास उठा कर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उनके 1-2 साल में इतने लोग नोबल प्राइज़ विनर हो जाते हैं। ठीक है, आप जब इस बात पे सोचेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि लोग वहाँ से इतना नोबल प्राइज़ विनर पाते हैं और हम लोग ऐसा नहीं है, क्या उनका IQ लेवल इतना हाई होता है, हम इतने हुष्ट पुष्ट नहीं है कि हम नहीं सोच सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कारक है, जैसे उनका पढ़ाई का, सोसाइटी का, ये सब तो है ही, साथ साथ एक संकुचित माइंड का है। स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत नैरो माइंड होते हैं, हम लोग ओपन नहीं सोच पाते हैं। अगर हम ओपन सोचते हैं तो हमको लगता है कि हमारी सोसाइटी हमारे खिलाफ हंसने लगेगी, सोसाइटी में हमको तवज्जो नहीं मिलेगा, सोसाइटी में हमको इज्जत नहीं मिलेगा, सोसाइटी से हम बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसा लगने लगता है कि कोई धर्म के खिलाफ हम ना सोच दे। इन सभी चंगुल में हम फंसे रहते हैं और फ्री रूप में हम नहीं सोच पाते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए आपको बिल्कुल ओपन सोचना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे धर्म ने ये कहा है कि ये तो होता ही नहीं है तो फिर उसके बारे में नहीं सोचें, बल्कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्यों होता है। उसके ऊपर जब आप तर्क करेंगे तब माइंड में आता है कि ये बात यहाँ नहीं यहाँ सही है, और फिर आप इस तरह से बहुत आगे निकल सकते हैं। ठीक है, जब धर्म की बात मैं किया तो मैं आप लोगों को बताऊं कि किसी भी धर्म को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से 2 बातें बहुत स्पष्टली निकल कर आती है। ये मैं नहीं बल्कि सर्व धर्म का अवलोकन किया है, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है कि जिस भी धर्म को आप पढ़िए वहाँ पे जो 2 मूल बातें होती है वो ये होता है कि सत्य, माने सभी धर्म में सच्चाई चीज़ों को ही लिया जाता है, सभी को ये बोला जाता है सभी धर्म में कि झूठ नहीं बोलना है। और दूसरी चीज़ कि सभी धर्म में ये है कि प्रेम करना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से आपको प्रेम करना चाहिए, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। किसी भी धर्म का मूल
जो भावना है वो ये है कि धर्म में सच्चाई होनी चाहिए और लोगों से प्रेम करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम धर्म के बात पे भी चलें तो हम लोगों को मिलेगा कि हम लोगों को साथ सत्य बोले, झूठ ना बोले और लोगों से प्रेम करें। जैसे ही प्रेम की बात आती है तो फिर उसमें झगड़ा कहाँ से आ जाता है, झगड़ा होने की बात ही नहीं है। इसका मतलब ये कि जो सोसाइटी में आप देख रहे हैं वो निश्चित रूप से धर्म के नाम पे धर्म का बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आज मैं जो आप लोगों को मैसेज देना चाह रहा था इस इंडिपेंडेंस डे पे वो काफ़ी लंबा मैसेज हो सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मेरी जो एक कुछ पर्सन मैंने आप के सामने जो इतना चीज़ आपको कुछ कहने की कोशिश किया है उसकी बातों को आप लोग सुने और कुछ जो बातें आपको अच्छा लगती है उस पर अमल करें। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को फिर से इस 74th इंडिपेंडेंस डे पे आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ पेश करना चाहता हूँ। और साथ में जो हम लोग कोरोना पीरियड में जी रहे हैं, हो सकता है कि आगे आने वाले पीरियड्स जो हैं, जो आगे आने वाले मंथ है उसमें कुछ अलाउ हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग पढ़ाई का कुछ नया तरीका ढूंढेंगे। ठीक है, या जो हम लोग पहले चलते थे उसमें उस तरीके से कुछ पढ़ाई का तौर तरीका अपनाएंगे। लेकिन बच्चों फिर भी अगर हमारी टाइम इसी में गुजर रही है तो अभी हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो स्टडी है। पढ़ाई ही वो चीज़ है जिससे हम दुनिया की हर चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। लोग आजकल आपके सोसाइटी में कहते हुए मिलते हैं कि धन सब कुछ है जिसके आधार पे हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप 3 इडियट पिक्चर देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक आदमी के पास बहुत धन होता है लेकिन वो अंगूठा छाप होता है और उस अंगूठे को बदलने के लिए उसको लगता है कि मेरे घर के जो सामने दीवार है लगी हुई उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाता है, वहाँ पे एक अंगूठे का आदमी का लगा हुआ है। तो उसको करने के लिए बहुत सारी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में संपर्क करता है और सर्टिफिकेट खरीदना चाहता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है तो उसके लिए किसी दूसरे बच्चे को पढ़ाता है। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि आज अभी जिस दौर में आप जी रहे हैं इसमें आप लोगों को पढ़ाई बहुत मस्ट है और हायर से हायर एजुकेशन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए, गहराइयों से चीज़ों को पढ़िए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को फिर इस स्पेशल ओकेजन पे हार्दिक बधाई पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू।